Hey, hello guys, welcome back to our channel. This is part 2. In part 1 we have discussing about the fundamental of management. So, today we are starting regarding the levels of management. जैसे कि आपको पता है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला है टॉप लेवल, फिर है मीडियम लेवल और तीसरा नंबर पे है आपका लोअर लेवल। तो पहले हम बात करते हैं कि टॉप लेवल में क्या इंक्लूडेड होता है। टॉप लेवल में आपके जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी शामिल है। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूडेड होते हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आपके डायरेक्टर, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और आपके चेयरमैन। ये जो है आपके टॉप लेवल में इंक्लूडेड है। फिर हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या है, कि क्या फंक्शंस है टॉप लेवल के। जब हम बात करें कि हाईएस्ट लेवल के हैं तो पहली बात तो ये पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करेंगे, पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाएंगी इसमें। फिर प्लान वगैरह बनाया जाएगा, ये देखा जाएगा कि कंपनी का गोल क्या है, उसके रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, कंट्रोलिंग भी होगा और इफ़ेक्टिवनेस परफॉर्मेंस आपके बिजनेस में आएगी। तो इस तरीके से टॉप लेवल है। अब हम बात करते हैं मीडियम लेवल की, जहां पर आपके लिख देते पहले हम मीडियम लेवल में आपका बेसिकली आपके डिपार्टमेंट हेड है शामिल, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा। किसका इम्प्लीमेंटेशन? ऑफ पॉलिसीज। जो आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की है उसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो आपके जो है मीडियम लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यानी कि उस चीज़ को लागू कर देंगे, पॉलिसीज़ को। ठीक है, और फॉलो कौन करेगा? आपकी ये सभी चीज़ें लोअर लेवल के लिए होती हैं, कोऑर्डिनेशन होने के लिए, लीडरशिप फ्यूचर के लिए, एफिशिएंट स्टाफ बनाए रखने के लिए। तो इसीलिए इनका जो है मेन फंक्शन होता है मीडियम का। अब हम बात करते हैं लोअर लेवल का। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो बेसिकली ये जो आपके वर्कर हैं ना या एम्प्लॉइज़ हैं, उनको ओवरसीइंग का काम करते हैं कि किस तरीके से वो टास्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपके बिजनेस में कौन देखता है इसको? बेसिकली सुपरवाइज़र देखते हैं। जो सुपरवाइज़र हैं वो बेसिकली इसको देखते हैं कि किस तरीके से टास्क हो रहा है बिजनेस में या नहीं हो रहा है। उसे फोरमैन आप कह सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह से रिगार्डिंग। तो ये मेन इनका फंक्शन क्या है, क्या क्या कार्य करते हैं ये बिजनेस में। पहली बात है नेसेसरी इक्विपमेंट वगैरह, जो मटेरियल वगैरह है वो देखते हैं कि है या नहीं है। जो ट्रेनिंग करवाने की बात है, कम्युनिकेशन की है, वर्कर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर जो है उसको इश्यू करने का काम जो है आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है। तो अब हम बात करते हैं कि आपके इसमें एक छोटा सा टॉपिक आ गया है, स्किल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये पूछा तो जाता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट की स्किल क्या क्या है। बेसिकली 3 है इसमें। पहला है आपका इसमें टेक्निकल है और दूसरा है आपका ह्यूमन स्किल है
और तीसरा है आपका कंसेप्चुअल, कि आपको टेक्निकल स्किल में बात की जाती है कि टेक्निक्स वगैरह पता होनी चाहिए, टूल्स वगैरह पता होनी चाहिए, प्रैक्टिसिंग में जो जॉब्स वगैरह हैं उसके बारे में पता हो। ह्यूमन स्किल की बात करें तो यहाँ पर आपका बेसिकली कोऑर्डिनेशन देखा जाएगा और कोऑपरेशन की भावना इसमें आएगी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में एक ह्यूमन की सेटिस्फैक्शन भी अचीव होती हो। तो कंसेप्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर टास्क को बिजनेस में किया जाता है। तो ये स्किल्स जो है आपके मैनेजमेंट में, तो गाइज ये स्किल्स आपके मैनेजमेंट में इंक्लूड होगी। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर नेचर क्या है आपके प्रिंसिपल का। नेचर में बेसिकली हम यही चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ये फ्लेक्सिबल हो, जो भी आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर से रिगार्डिंग हो कि इन्फ्लुएंस वगैरह किया जा सके या चेंजिंग वगैरह करनी है पॉलिसीज़ में हो सके। फिर हम बात करते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो ये इसमें आपके नेचर हैं और यही कह सकते हैं हम, मैनेजमेंट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो अब हम बात करते हैं कि नेचर के साथ अब हम बात करेंगे फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का। इनकी हम बेसिक डिटेलिंग दे रहे हैं, बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आपका प्लानिंग है, फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग है, और नेक्स्ट आप पढ़ेंगे स्टाफिंग इंक्लूडेड है इसमें, आपका डायरेक्टिंग इंक्लूडेड है, डायरेक्टिंग के बाद आपकी कंट्रोलिंग है या कोऑर्डिनेशन है। ये कुछ फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आप बोलेंगे मैम ये जो कोऑर्डिनेशन है ये तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में दिए गए हैं, ये तो साथ में करने चाहिए, लेकिन हम इसको बाद में अलग से पढ़ेंगे। तो इसमें हम बेसिकली फंडामेंटल में प्रिंसिपल्स वगैरह है, फंक्शंस हैं, नेचर हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले हम नोट्स के फॉर्म में आपका कर देते हैं, इसको विजिबल हो रहा है गाइस। हाँ हो गया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल। आपके एग्ज़ाम में बेसिकली पूछा जाता है, बहुत कहें इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के वे से देखे जाए तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्या है। आप हेनरी फॉयल का पहले पढ़ेंगे जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। सॉरी गाइस, हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट दो तरीके से प्रिंसिपल है आपके सिलेबस में। पहला है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट के रोल से है, और सेकंड है आपका जर्नल। तो जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका है, हमने बोला था जो हेनरी फ्योल के बारे उन्होंने बताया है, 14 प्रिंसिपल हैं। फिर आपका साइंटिफिक जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका FW टेलर इनके द्वारा जो है प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। तो हम पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल की बताएंगे। तो जब हम साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात करते हैं तो जो पूरा नाम क्या है इनका, FW लिखा जो हमने,
फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये इनका पूरा नाम है जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं FW टेलर। एग्ज़ाम में आए तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी आप बोलो मैम हमें तो समझ में ही नहीं आया ये क्या आ गया। तो ये जो है इसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, इन्हें ब्रैकेट में कहीं लिख देते हैं भाई, ठीक है। तो अब हम इनके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है इनका डेवलपमेंट ऑफ साइंस, डेवलपमेंट ऑफ साइंस for each element of man work। तो ये बोला है कि भी जिसे आप जानते हैं किस नाम से, रूल ऑफ थंब, इन्होंने बोला था कि जो साइंस का डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाए कि हर एक जो आपके बिजनेस में एम्प्लॉई हैं उनके एलिमेंट को पूरा किया जा सके, तो जिसे आप रूल ऑफ थंब कहते हैं। तो इसमें बताया था कि ईच एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि आपका फैटिग्यू यानी कि थकान होती है जो आपके एम्प्लॉयज़ को, टाइम टेकन की किसी भी वर्क को करने का जो एफिशिएंट वर्क का टाइम है वो है, वर्कर्स के बारे में बताई गई है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम बिजनेस में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड आपके प्रिंसिपल की। ये आपके जस्ट अभी एग्ज़ाम में पूछा गया था जो Jan-Feb 2021 में हुआ था बेसिकली। तो उसमें ये आपके 4 मार्कर में आया हुआ था और 6 मार्कर में आपका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अलावा आपका जनरल में आया हुआ था, जनरल मैनेजमेंट ऑफ, ठीक है, जो हेनरी फोयल का है 14 प्रिंसिपल, वो पूछे गए थे। उनमें से ये पूछा गया था कि एनी 6 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स यू कैन राइट अबाउट द हेनरी फोयल, ठीक है। तो इसलिए ये करना टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है और आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाएंगे तो आपके मेरे ख्याल से ज़रूर पूछा जाएगा ये। अब हम बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैम दिखाए हमें एग्ज़ाम जो हुआ है Jan-Feb का, तो हम इस सब्जेक्ट का आपको दिखा सकते हैं। कमेंट कर देना आप, तो हम अपलोड कर देंगे PDF डिस्क्रिप्शन में। तो अब बात की गई है कि जो साइंटिफिक सिलेक्शन किया जाना है, ट्रेनिंग की जानी है, डेवलपमेंट की जानी है, किसकी, आपके वर्कर्स की, एम्प्लॉयमेंट की, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा है आपका कोऑपरेशन होना चाहिए। किसके बीच में हो कोऑपरेशन भाई? कोऑपरेशन हो आपके मैनेजमेंट और, हाँ मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। अगर कोऑपरेशन नहीं होगा किसी भी बिजनेस में तो मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पर प्लान और स्टैंडर्ड बिल्डअप नहीं हो सकता है और जो गोल कंपनी ने सेट किए हैं वो टाइमली अचीव नहीं होंगे। तो ये एक मेन रोल प्ले करता है। तीसरी बात है हो गई है आपकी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। एक सेकेंड गाइस, अब आप फोर्थ उस पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी हो, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, हम यहाँ पर लिख देते हैं समृद्धि। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जितना हो, जितना पॉसिबल हो कि अपॉर्चुनिटी दो हर एक एम्प्लॉयज़ को, कि जिससे कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेटर वे से वर्क कर पाएँ, जो आपने आउटपुट सोचा है आपके बिजनेस एंटरप्राइज में वो निकल के आए।
तो इसलिए मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी की बात की गई है। फिर आपकी बात की गई है 5th पॉइंट की, जहाँ पर है मेंटल रेवोल्यूशन। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो बिजनेस में वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनका मेंटली कंडीशन कैसी है, किस तरीके से वो वर्क एफर्ट दे रहे हैं। जो मैनेजमेंट में आपके जो वर्कर हैं, मैनेजर्स हैं, उनका आउटलुक कैसा है, रिस्पेक्ट हो रहा है एक दूसरे का या नहीं हो रहा है, रिलेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, और अब 6th पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक एम्प्लॉयज़ की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवीज़न करना होगा, तो ये बात यहाँ पर की गई है। तो अब हम बात करते हैं गाइस आपके टेक्निक्स की। ये भाई, ये आपका आया था जैन फैब का ही बता रहे हैं हम जस्ट। तो एनओएस वाले जो हैं उनके एग्ज़ाम में आया था ये। साइंटिफिक मैनेजमेंट है, आगे लिख देते हैं। बेसिकली इसमें से 2 मार्कर के पूछे गए थे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, पहला आपका वर्क स्टडी। ओहो, पहला है आपका वर्क स्टडीज़। हमें ये देखना है कि आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो पहला है आपका, इसमें ए पॉइंट हम लिख सकते हैं टाइम स्टडी। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टाइमली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो हमने सोचा है वो आउटपुट आ रहा है बिजनेस में या नहीं आ रहा है। फिर बात करते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है कि गति, वर्क की गति। तो मूवमेंट क्या है आपके मैन की, मटेरियल की, मशीन्स की, कोई वेस्टफुल मोशन तो नहीं हो रहा है आपके बिजनेस में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। फिर हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की, जिसे सी पॉइंट से डिनोट करेंगे हम यहाँ पर, वो है फैटिग्यू स्टडी, थकान का अध्ययन। अगर आपके बिजनेस में सारे पूरे असेसमेंट ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके एम्प्लॉइज वर्क करते रहे, तो वो जो आउटपुट हमने सोचा है वो नहीं आएगा ना। तो हमें एक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा, क्रिटिकल एग्जामिनेशंस वगैरह ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी होगी, तभी तो हम बिजनेस के जो आउटकम है उसके बारे में अच्छे रिजल्ट पा पाएंगे ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फिर आपकी डी पॉइंट में है मेथड स्टडी। तो इसमें हम ये देखते हैं कि आपके बिजनेस में किस तरीके से बेटर वे से परफॉर्मेंस आपके एम्प्लॉय कर पाएँ, उसका मेथड की एवेलुएटिंग करेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि लेबर कॉस्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट क्या निकल के आई है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल कितना है बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान रखते हैं। तो फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन। आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस में स्टैंडर्डाइजेशन है या नहीं है। स्टैंडर्ड मटेरियल हो, स्टैंडर्ड मशीन्स हो, टूल हो, वर्कर्स जो उनको यूज़ कर रहे हैं उनकी कंडीशन स्टैंडर्ड वाइड हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, उसे आप फंक्शनल फोरशिपमैन के नाम से जानेंगे। थोड़ा गलत लिख दिया भाई, फोरमैनशिप आएगा यहाँ पर, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप यानी कि आपके स्पेशलिस्ट की बात की गई, जैसे कि आपके फोरमैन कंट्रोल करते हैं, जो उस स्पेशलिस्ट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपके बिजनेस में होने ज़रूरी है ये, तो अभी उन्हीं के बारे में जस्ट स्टडी करेंगे। तो फोरमैन का डिपार्टमेंट आपको पता होना चाहिए। फोरमैन एम्प्लॉयज़ वो हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ के वगैरह उनके रिगार्डिंग
टास्क को चेक करते हैं। दूसरा पहला है आपका रूट कलर, जो आपकी ये देखते हैं कि प्रोडक्शन कैसी हो रही है, रॉ मटेरियल का बेटर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आप बात करते हैं आपके इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। ये जो सेवरल हम पढ़ेंगे ना फॉर शिपमेंट, ये आपके बिजनेस में स्पेशलिस्ट होने ज़रूरी है। तो आपका बात की गई है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की, जो आपके ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ बेटर वे से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं बिजनेस में या नहीं कर रहे हैं। तीसरा है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो ये देखते हैं कि आपके बिजनेस में जो जॉब है, जो स्पेसिफाई की है, जो टाइम टेबल है, वो जो लेबर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, डिसिप्लिन फॉलो। हम ये देखेंगे डिसिप्लिन, इसकी बात की गई है कि डिसिप्लिन वगैरह कैसा है आपके बिजनेस में, एम्प्लॉयज़ का, वर्कर का। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो वो तो हमने इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का पढ़ा ना, कि किस तरीके से आपके फोर शिपमेंट इंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट में फॉलो कर रहे हैं, ये प्लानिंग की जाती है ना कि। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन के फील्ड में बात करें, डिपार्टमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, चलो पूरा ही लिख देंगे डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके बिजनेस में होते हैं गैंग बॉस। वो वाला गैंग बॉस नहीं जो आप कभी मूवीज़ वगैरह का मान लो, ये होते हैं जो आपके वर्कर्स, मशीन, टूल, मटेरियल, इनको अरेंज करने का जो काम करते हैं वो आपके गैंग बॉस करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ही टर्म ध्यान रखनी है, जो अरेंज करे, किस चीज़ को अरेंज करे भाई, आपके मैन को। मैन तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा भाई, आप यहाँ पर वर्कर लिख सकते हैं तो ये अच्छा लगेगा ना, कि फॉर्म में तो वर्कर्स ही वर्क करते हैं ना। तो मशीन्स है, टूल है, ठीक है, मटेरियल है, तो ये चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। गैंग बॉस अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो आपका है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या समझते हैं भाई आप स्पीड बॉस से? ये देख रहे हैं कि आपके जो मेंटेनिंग की है हमने प्लान की, बिजनेस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है वर्कर की, वो डिले तो नहीं हो रही है। अगर डिले हो रही है तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके जो है स्पीड बॉस करते हैं। तो अब आपका थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, आपका है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस अच्छे है ना ये बॉस वगैरह। हाँ, रिपेयर बॉस जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे कि क्लीनिंग क्या है मशीन्स की, ऑयलिंग है, ग्रीस वगैरह है मशीन्स में या नहीं है, टूल्स इक्विपमेंट बेटर वे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें चेक करते हैं। फिर आपके हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कौन है? जो आपके इंस्पेक्शन करेंगे कि क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है, किस तरीके से हमने जो प्लानिंग की है डिपार्टमेंट वालों ने वो अच्छी की है या नहीं की है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपका देखो ये नोट्स बन चुके हैं इस तरीके से, चलो धीरे धीरे दिखाते हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ गाइस कि आप साथ के साथ नोट कर रहे हैं। देखो अगर आप साथ के साथ नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट रह चुका है आपका हेनरी फॉयल के द्वारा, जिसे हम जनरल प्रिंसिपल
किसके जनरल प्रिंसिपल? मैनेजमेंट के भाई। कोई बोलेंगे मैम हेनरी फोयल के, हाँ वो फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं। ये एक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हेनरी फोयल कौन थे, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो वो शो फ्लोर में वर्कर वगैरह थे आपके, जो FW हमने अभी पढ़ा ना, जस्ट टेलर। और अब आपके जो हेनरी फोयल हैं वो आपके कोयल मीनिंग में एक कंपनी में वर्क करते थे, जो सिस्टमेटिक एनालिसिस देख रहे थे आपके प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में। तभी उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल इन्वॉल्व किए हैं आपके बिजनेस में। तो 14 प्रिंसिपल हैं, ये तो आपको पता चल गया होगा। और आप ये मत सोच के घबराना कि मैम इसको हम याद कैसे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकल वे में याद रखना है, और मैं ये आशा करती हूँ कि आप फिर एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ठीक है गाइस। तो पहले हम बात करते हैं जस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल का, जिसे हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। देखो, आप अज्यूम करके चलो कि आपका एक सेल्फ बिजनेस है। अब आपको बिजनेस में ये देखना है कि किस तरीके से वर्क को मैनेज करेंगे। देखो, प्रोडक्शन करना है, किसी भी तरीके से बात की जाए तो ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है आपके मैनेजमेंट। ये नहीं कह सकते आप कि ये केवल प्रोडक्शन फील्ड के लिए है, ये सभी फील्ड के लिए ज़रूरी है। और मैनेजमेंट आप घर पे भी मान सकते हैं कि देखो, जैसे कि आपकी मम्मी हैं वो आपके घर को पूरा मैनेज करती हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कोई एक ही फील्ड में है। आप शादी का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ पर एक आपके जो हलवाई वगैरह है पूरे वर्क को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर जब हम डिस्कस करते हैं तो डिवीज़न ऑफ वर्क, तो आप ये देखेंगे कि आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वर्क बेटर वे से डिवाइडेड कर देना। ऐसा नहीं होना कि एक वर्कर ज़्यादा काम कर रहा है और एक वर्कर कम कर रहा है। उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आप वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हम बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है, जिसमें आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि किसी भी अधिकार एम्प्लॉयज़ को दे देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस वर्क को करने की क्षमता रखेगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उनके राइट्स क्या हैं, किस तरीके से वो पीपल को मैनेज कर सकते हैं जिससे कि बेटर वे से परफॉर्मेंस आपके बिजनेस में आए। तो अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन। देखो, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में डिसिप्लिन नहीं होगा तो वर्क जो है टाइमली अचीव नहीं हो सकता। ये डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में लागू होती है, ये आपके लाइफ पे भी लागू होती है। अगर आप अपनी स्टडी के प्रति डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप बेटर वे से जो आपने गोल बनाया है उसको अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर 4th पॉइंट पर आपका आता है यूनिटी ऑफ कमांड, कि जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह बनाए हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, वही जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं आपके मीडियम लेवल और जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो बेटर वे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो अकाउंटेबल कौन होगा उस इंस्ट्रक्शंस का? लोअर लेवल और मीडियम लेवल किसके लिए होगा? आपके टॉप लेवल के लिए। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जवाबदेही। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से वर्क वो क्यों नहीं कर पाए, ठीक है, ये सभी चीज़ें। और अगर उनकी गलती निकलेगी तो उनको दंड भी दिया जा सकता है इसमें, ठीक है। अब बात की गई है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये देखना बिजनेस में कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है। वेस्टेज तो नहीं हो रहा, आपने जो आपने इन्वेस्ट किया है अपना अमाउंट बिजनेस में, एक्सपेंडिचर वगैरह की बात की गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ये देखेंगे इसमें। तो प्लान एक बेटर वे से एक सेम डायरेक्शन में सभी एम्प्लॉयज़ के साथ में आपका जाए, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आपका है सबऑर्डिनेशन। किस चीज का सबऑर्डिनेशन भाई? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ में आपका जनरल इंटरेस्ट। आपको ये देखना है कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ध्यान ना रखते हुए
आपको सभी के इंटरेस्ट को ध्यान रखना है, जो आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह वर्क कर रहे हैं आपके बिजनेस में, उनकी बात की गई है यहाँ पर। फिर है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? रेमुनरेशन का मतलब ये होगा कि जो आपके बिजनेस में कितना आपके एम्प्लॉयज़ को या वर्कर को वेजेस दिया जा रहा है। वेजेस होता है आपकी जो सैलरी वगैरह है, सैलरी तो हम इसमें नहीं कहेंगे, उसे मजदूरी कहेंगे, ठीक है, कि उनके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है या नहीं दे रहा जा रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल उनकी सर्वाइवल ही करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें भी ध्यान देगी। फिर आपका है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, ये सेंट्रलाइजेशन है आपका। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या है, ये देखना कि आपके जो बिजनेस में सुपरवाइज हैं, जो वर्कर हैं आपके सबॉर्डिनेट हैं, वो इजीली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बैलेंस होना चाहिए आपके सेंट्रलाइजेशन में और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, उसकी बात की गई है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि एक जो आपके सुपरवाइज़र हैं वो किसी भी एम्प्लॉयज़ को आपके बिजनेस में अपनी अथॉरिटी दे देते हैं जिन पर वो रिलायबल करेंगे, ठीक है। फिर आपकी बात की गई है यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन के साथ में है स्केलर चेन, ठीक है। स्केलर चेन रिलेशनशिप देखना है कि टॉप लेवल से और लोवेस्ट लेवल के बीच में, ठीक है। फिर है ऑर्डर, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्लेसमेंट कैसा है आपके मैन का, मटेरियल का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपकी बात की गई है इसमें इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी, इक्विटी ये होगा कि आपके जो सभी एम्प्लॉयज़ हैं वो फ्रेंडली नेचर में अपने सभी जो गोल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको बेटर वे से अचीव कर पाएँ एक साथ मिलकर, ठीक है, एकता। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर का मतलब ये है कि कंटिन्यूसली और स्टेबिलिटी आपके बिजनेस में होना ज़रूरी है। फिर आपकी बात की गई है 13 पॉइंट के, जिसे आप इंटेंटेटिव कहेंगे। इंटेंटिव का मतलब ये होगा कि आपके ये देखना है कि आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इंटेंटिव का मतलब ये होता है नए नए आइडियाज़ आपके बिजनेस में जो आपने क्रिएट किए हैं, उसके बाद उसने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आ रहा है आपका स्प्लिट डे क्रॉप्स। ये बोल रहा है कि आपके बिजनेस में टीम स्पिरिट होनी ज़रूरी है। टीम स्पिरिट के बिना, कोऑपरेशन होने के बिना आप बिजनेस को बेस्ट वे से फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ये ला आपका ये बोलता है। तो गाइस, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। और इसी के साथ में हम यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, कीप इट वॉचिंग।